बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानियों के मेज़बान अशरफ अदीम मशदी का सलाम कबूल कीजिए। आज मैं तिब्बो हिकमत की अफादियत के टॉपिक पर कुछ मालूमात में इजाफ़ा कर रहा हूँ। साहिबो तिब्बे मशरक़ के हवाले से आप बहुत कुछ जानते होंगे, आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, या ये भी हो सकता है कि आपने ज़्यादा मालूमात इस बाब में हासिल ना की हूँ। तो थोड़ी सी मालूमात आज की इस महफ़िल में मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। कहते हैं कि इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर तिब्बो हिकमत अपने उरूज पर है, और पाकिस्तान की निस्बत इंडिया, बांग्लादेश और करीबी ममालिक में तिब के बाब में काफ़ी तगोदौ की जाती है। कहते हैं कि इंडिया के अंदर हकीम और सन्यासी बाबे 36 साल के लिए जंगलों में निकल जाते हैं और अपने अपने तजुर्बात करते रहते हैं। मुख्तलिफ़ बूटियों पर मुख्तलिफ़ बूटियों की तलाश में सैकड़ों मील सफ़र उन्हें तय करना पड़ता है, तब जाकर वो किसी नतीजे पे पहुंचते हैं और अपने तजुर्बात ज़हन में रखते हैं या नोट कर लेते हैं। और 36 साल के बाद दरियाए गंगा जमुना के किनारे वो इकट्ठे होते हैं और शब माहताबी में बैठकर हर हकीम अपने तजुर्बात नोट करवाता है, और फिर ये किताब की सूरत में मार्केट में मवाद आ जाता है, और जूनियर और सीनियर हुक्मा दोनों इससे इस्तिफ़ादा करते हैं। ये वही दरिया गंगा जमुना है जिसके बारे में किसी शायर ने कहा था, खेतों को दे लो पानी अब बह रही है गंगा, कुछ कर लो नौजवानों उठती जवानियाँ हैं। तो साहिबा ऐसे ही एक हकीम साहब के बारे में मुझे मालूमात मिली। कहते हैं कि एक नौजवान जिसका पाँव पका हुआ था, वो चारपाई पे बैठा था, और उस चारपाई के नीचे एक पानी का घड़ा था। ऊपर अपना वो कोई बर्तन रखा हुआ था पानी पीने के लिए, दौरी टाइप। तो वो हकीम साहब करीब से गुज़रते हुए नौजवान से कहने लगे कि बेटा अगर पानी है तो मुझे पानी पिलाया जाए। तो वो कहने लगा कि मेरे पास ये पानी तो पड़ा है, लेकिन मेरा पाँव पका हुआ है और मैं उठकर आपको पानी नहीं दे सकता। तो हकीम साहब घोड़ी से उतरे, उन्होंने पानी पिया और फिर उसके फोड़े को बड़ी तवज्जो से देखा। उन्होंने वो लोग यूँ ही देखा तो फ़ौरन इलाज उनके जहन में आ गया। उन्होंने जेब से चाकू निकाल के कट लगाया, एक सफ़ेद रंग का सफ़ूफ उस कट के ऊपर बखेर दिया, और फिर थोड़ी देर के बाद एक और शीशी से संदूर टाइप कोई सफ़ूफ निकाला, वो छिड़क दिया, और 5 मिनट खामोश बैठे रहे। फिर उसको यूँ उन्होंने दबाया तो वो सारा रेशा पानी की सूरत पिघल चुका था। उन्होंने दबा के वो रेशा निकाल दिया, पानी का लोटा मंगवाया या खुद उठ के ले आए, और उसको अच्छी तरह धोने के बाद एक मरहम निकाली और पट्टी करके कहने लगे कि कल आप इंशाअल्लाह अपनी मामूलात की ज़िंदगी गुजारिए और आप जो भी काम करना चाहें। उसने कहा कि मैं भेड़ बकरियां मैंने पाल रखी हैं और मैं रेवड़ लेके जाया करता था और फोड़े की वजह से घर में बैठा। तो उन्होंने कहा कि आप एक दिन ठहर के अपने रेवड़ को चराया कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और वाकई ऐसा हुआ। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपने शोबे में अबूर हासिल होता है, और ये उनकी साल हर साल की मेहनत का समर होता है। कहते हैं कि नब्ज़ की 32 किस्में होती हैं, और पुराने दौर में बहुत से लोग हुक्मा के साथ 20-20 साल अटैच रहकर इस पर अबूर हासिल किया करते थे। हमारे यहाँ जहानियों के करीब 57 टेन्नार में हकीम मोहम्मद नवाज़ भट्टी रहा करते थे। 45
50 साल वो वहीं बैठ के लोगों में शिफा बांटते रहे। मामूली सी वो कीमत वसूल करते, और उनकी जो तशख़ीस थी वो काबिल रश्क थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया के साबिक़ ड्रिल टीचर अब्दुल गफ़ार चौधरी मरहूम, जो हमारे गांव के नंबरदार भी थे, उनकी बेटी की कै नहीं रुक रही थी और जहानिया के 8 MBBS डॉक्टर आजिज़ आ गए और वो ठीक नहीं हुई, तो वो उनके पास ले गए। तो उन्होंने नब्ज़ चेक की। नब्ज़ चेक करने के बाद उन्होंने 3 पुड़ियाँ दी कि ये 1 पुड़िया आप इसको देंगे तो 2 की नौबत नहीं आएगी। चौधरी अब्दुल गफ़ार साहब कहने लगे कि हकीम साहब, आप किस नतीजे पे पहुँचे हैं, क्या वजह है? तो कहने लगे इसको खसरा निकला था, और जब खसरा निकलता है तो गर्म अद्वियात दी जाती हैं, तो किसी स्टेज पे आके वो पूरी तरह गर्म अद्वियात नहीं दी गई, तो खसरे के कुछ दाने मैदे के अंदर रह गए हैं, जिसकी वजह से ये कह आ रही है। आप ये अद्वियात देंगे तो सिर्फ 1 पुड़िया से इसका इलाज हो जाएगा, दूसरी पुड़िया की नौबत नहीं आएगी। और उन्होंने ऐसा ही किया, और 1 पुड़िया से वो बच्ची ठीक हो गई, और आज भी माशाल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रही है, और अब दर्स व तदरीस से वाबस्ता है। मेरी एक ममानी जान, जिनका बेटा शहीद हो गया था मैदान जंग में, तो ज़ाहिर टेंशन तो बहुत होती है। लोग मुबारकबाद भी देते रहे कि आप एक शहीद की माँ हैं, आप ये है या वो हैं, लेकिन इसके बावजूद औलाद का दुख इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। तो उस दुख की वजह से उनका मैदा काम करना छोड़ गया, और मैदा काम नहीं कर रहा था। मैं उनके पास लेके गया तो वो कहने लगे कि माई नू केड़ा दुख पहुँचे। मैंने कहा इनका बेटा शहीद हुआ है। तो कहने लगे बस बात यही है कि ये सोचती रहती हैं, और सोच डायरेक्ट मैदे पे असरअंदाज होती है, और मैदा काम करना छोड़ गया है। मैं अद्वियात देता हूँ, अल्लाह मेहरबानी करेगा। उन्होंने कुछ अद्वियात दी, वो कुछ देर ज़िंदा रहीं तो और काफ़ी बेहतर हो गई, लेकिन फिर कुछ और अमराज की वजह से वो इस जहान से रुखसत हो गई। तो इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि उन लोगों की तशख़ीस कितनी आला पाए की थी। लैया के एक हकीम थे, जिनके पास MBBS डॉक्टर भी मरीज़ लेके जाया करते थे। एक डॉक्टर लाशारी साहब गालिबन थे, निश्तर मुल्तान से उन्होंने MBBS किया। उनकी एक कज़न वो बीमार थी, उसे तबीयत का मर्ज़ लाहक था, तो वो ख़ुद इलाज करते रहे। जब वो ठीक ना हुई तो वो हकीम साहब के पास ले गए। तो हकीम साहब ने उनके सामने बैठे बैठे उसकी आंखें चेक की, उसकी ज़ुबान चेक की, और फिर कहा कि इसका दायां फेफड़ा जो है ये डैमेज हो चुका है। फिर हंस दिए कि आप MBBS डॉक्टर हैं, आप मेरी बात पर शायद यकीन ना करें। तो वो कहने लगे वाकई मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता चला कि इसका दायां फेफड़ा डैमेज हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि ये इसकी बलगम अभी चेक करवाइए। बलगम चेक करवाई गई तो उन्होंने कहा कि इसका दायां फेफड़ा डैमेज हो चुका है। तो डॉक्टर साहब कहते, मैंने उनसे कहा कि आपको कैसे अंदाज़ा हुआ? तो उन्होंने कहा कि अगर दायां फेफड़ा डैमेज हो तो ज़ुबान की दाईं तरफ सुर्ख धब्बे पड़ जाते हैं, जो इस चीज़ की अलामत है कि इसका दायां फेफड़ा डैमेज है, और खून रिश्ता है जो यहाँ आके ज़ुबान पर अपने असरात दिखाता है। और अगर बायां फेफड़ा डैमेज हो जाता है तो खून के धब्बे ज़ुबान की बाईं तरफ पड़ते हैं, और वो इस चीज़ की इलामत हैं कि इसका बायां फेफड़ा डैमेज है, और उसका इलाज
اور آج تو ماشاءاللہ دیسی اور انگریزی دونوں علاج تب دق کے لیے کافی ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جس کو تب دق ہو جاتی، ٹی بی ہو جاتی، تو بس وہ اس جہان سے رخصت ہو جاتے۔ اینٹی بائیوٹک ادویات اور دیسی ادویات کی دستیابی کے بعد اب 3 ماہ میں، 6 ماہ میں اور 9 ماہ میں تب دق کے مریضوں کا بہترین علاج ہوتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے پاکستان بھر میں کتنے ادارے ہیں۔ یہ آپ تھم نیل کے بیک پر جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ بیت الحکمت کراچی کی ہے۔ حکیم محمد سعید شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دن رات کی محنت سے پاکستان کے اندر طب کو فروغ دیا، اور ان کے بھائی عبدالحمید انڈیا کے اندر ہمدرد دواخانہ چلا رہے ہیں، اور طب مشرق کے لیے وہ دن کا ایک ایک لمحہ صرف کر رہے ہیں۔ تو حکیم سعید نے یہ دواخانہ، ان کی اپنی نرینہ اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے ایک بیٹی راشد سعید، جس کا نام راشدہ سعید یا راشد سعید، اس کے سپرد وہ سب کچھ کر گئے شہادت سے قبل۔ تو انہوں نے اپنی تمام یہ جو آمدن ہے ہمدرد دواخانہ کی، وہ پاکستان کے قومی خزانے کے لیے وقف کر دی تھی، جو سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھیے تو یہ طب و حکمت انتہائی حد تک مفید ہے۔ بہت سے لوگ طب کے بارے میں اتنے اچھے جذبات نہیں رکھتے، لیکن حقیقت ہے کہ بیماری کی جو جڑ ختم کرتی ہے وہ طب ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایک دوست بتا رہے تھے کہ جرمنی کے اندر کچھ لوگ معدہ کا علاج کرتے تھے، تو پاکستان کے کچھ لوگ جو صاحب ثروت تھے وہ جرمنی پہنچے اور ان سے اپنے معدے کے علاج کے حوالے سے بات کی، تو وہ ہنس دیے کہ اللہ کی شان ہے۔ میں ہمدرد دواخانہ کراچی کے وہ جو یونیورسٹی ہمدرد یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں، اور میں سادہ سا علاج کرتا ہوں۔ جب ہمارا معدہ ہیٹ ہو جاتا ہے تو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور چاٹی کی لسی یہ بہترین علاج ہے، اور حکیم سعید یہی استعمال کروایا کرتے تھے۔ پکی لسی یا کچی لسی کے مسلسل استعمال سے معدے کی گرمی دور ہو جاتی اور انسان ٹھیک ہو جاتا۔ تو وہ کہتے میں اور کچھ نہیں دیتا، میں دہی کی لسی استعمال کرواتا ہوں اور مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رمضان المبارک میں بھیڑ کے دودھ کی کچی لسی استعمال کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھیڑ کے دودھ کی کچی لسی دنیا کی ہر ٹھنڈی چیز سے زیادہ ٹھنڈی ہے، اور معدہ کی تپش کو یہ ختم کرتی ہے۔ بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن وہ اتنی اہم ہوتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ فوائد دیتی ہیں۔ آپ نیم کے درخت کو دیکھ لیں، اس کے پتے ابال کے بہت سی ادویات بنائی جاتی ہیں، اس کے پتوں کو پیس کے بہت سی ادویات بنائی جاتی ہیں، اس کی چھال کو پیس کر بہت سی ادویات بنائی جا سکتی ہیں۔ یہ جتنی ہمدرد کی صافی اور باقی دوسرے دواخانوں کی ایسی ادویات ہیں جو خون صاف کرنے والی ہیں، اس میں نیم کے پتے شامل کیے جاتے ہیں، جو کڑواہٹ کے لحاظ سے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے پاکستان نے نیم کے درختوں کی طرف توجہ دی، تو امریکہ نے اس کے 52% حصص خرید لیے کہ اگر کبھی اس نے بہت زیادہ ترقی کی تو پھر ہم اپنا حصہ وصول کریں گے۔ تو یہ نیم کی مسواک بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں،
दांतों की सफाई और कीड़े वगैरह के लिए ये इंतहाई मुफीद चीज़ है। और फिर इसी से नीम साबुन बनता है, इसी से बहुत सी और अद्वियात बनती हैं, जिससे किरमकुश अद्वियात बनाई जाती हैं, और ये चीज़ सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। पुराने दौर में जब फोड़े फिंसियाँ निकलती थीं तो हुक्मा हजरात अगर पाँव के फोड़े थे तो उनको साफ़ करके पानी गर्म करके उसमें नीम के पत्ते उबाल के पाँव किसी बर्तन में पानी डाल के रख देते थे, और इसके बाद कुछ देर पाँव जब अंदर रहते तो अच्छी तरह उनकी सफाई करते, तमाम जरासीम ख़त्म हो जाते और मरहम पट्टी कर देते, तो चंद दिन में वो ज़ख्म ठीक हो जाते थे। तो ये चंद गुज़ारिशात थीं जो तिब्बो हिकमत के हवाले से थीं। इंशाअल्लाह इस टॉपिक पर भी वक्तन फ़क्तन अब मालूमात आपके गोश गुज़ार की जाती रहेंगी। वस्सलाम।